गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने वायु प्रदूषण के बारे में डिस्कस किया था कि क्या कारण होते हैं जिनके कारण वायु प्रदूषण होता है। आज हम वायु प्रदूषण के कारणों की ही चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन देखते हैं कि जो वायु प्रदूषण होता है उस वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण वायु प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले अपन टॉपिक लिखते हैं आज की क्लास का, वो है अपना वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण क्या है उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। वायु प्रदूषण के कारकों की बात करें तो कई कारण हैं जिनमें से अपन एक एक करके सभी कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं घरेलू कार्यों में दहन। घरेलू कार्यों में जो दहन की क्रिया होती है उस क्रिया से वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है। पहला है घरेलू कार्यों में दहन। घरेलू कार्यों में बच्चों जो दहन की क्रिया होती है उस दहन की क्रिया से वायु प्रदूषण होता है। वो किस प्रकार से होता है तो साधारणतः घरों के अंदर जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें लकड़ी, कोयले या फिर एलपीजी गैस के रूप में जो एलपीजी गैस के रूप में मेथेन होती है उसका दहन होता है। इन सभी प्रक्रियाओं में ये जो सभी प्रक्रियाएं होती हैं दहन की, उन सभी प्रक्रियाओं में CO2 गैस का निर्माण होता है। अर्थात सामान्यतः लकड़ी, कोयले, कार्बन युक्त जो भी पदार्थ हैं उनके दहन की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। कुछ पदार्थों के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड भी बनती है और कुछ पदार्थों के दहन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के जो ऑक्साइड बनते हैं ये ऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। यही वो कारक होते हैं जो अम्ल वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो कारक हैं वो क्या करते हैं, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं घरेलू कार्यों में कि घरों में खाना बनाने के लिए, घरों में खाना बनाने के लिए कोयला, लकड़ी, एलपीजी जिसके अंदर मेथेन होती है का दहन होता है। घरों में खाना बनाने के लिए कोयला, लकड़ी, एलपीजी जो मेथेन है उसका दहन होता है जिससे CO2 गैस बनती है। इसके अलावा जो अन्य पदार्थों का दहन होता है, अन्य पदार्थों के दहन से NO2 व SO2 का निर्माण होता है। ये ऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारक बनते हैं। ये ऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। देखो बच्चों, ये जो भी पदार्थ हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के जो भी ऑक्साइड हैं, ये ऑक्साइड वायु को प्रदूषित करने का काम करते हैं। सामान्यतः जो अम्ल वर्षा होती है वो भी इन्हीं कारणों के कारण होती है। इसके साथ दूसरा जो कारक है वो है तापीय विद्युत ऊर्जा हेतु दहन से। दूसरा जो कारण है वायु प्रदूषण का वो है तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्रों से। तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो होते हैं उन तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्रों के अंदर सामान्यतः कोयले के दहन की प्रक्रिया होती है। उस कोयले के दहन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वहाँ से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उस ऊष्मा से जल को गर्म किया जाता है, उसको वाष्प में बदला जाता है, टरबाइन घुमाकर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। इस दौरान कोयले के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कई बार क्या होता है, इन तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्रों के अंदर
जो आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों में आपके जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम के अपघटन के द्वारा भी ऊष्मा प्राप्त की जाती है। तो इस प्रक्रिया से भी वहाँ पे जो वायु प्रदूषण होता है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। सामान्यतः अपन यहाँ लिखते हैं कि तापीय विद्युत इन संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोयले को जलाकर ऊष्मा प्राप्त कर जल को वाष्प में बदला जाता है। देखो बच्चों, इन संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोयले को जलाया जाता है। कोयले को जलाकर ऊष्मा प्राप्त कर उसको जल को वाष्प में बदल दिया जाता है, जिससे टरबाइन घुमाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। देखो बच्चों, इन संयंत्रों में कोयले के दहन से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा से जल को वाष्प में बदला जाता है, उस वाष्प से टरबाइन घुमाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया के अंदर कोयले के दहन की प्रक्रिया होती है और कोयले के दहन की यही प्रक्रिया जो होती है उससे CO2 गैस बन जाती है और यही CO2 गैस सामान्यतः वायु प्रदूषण का कारण बन जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इससे CO2, NO2 और SO2 गैसें उत्पन्न हो जाती हैं जो वायु को प्रदूषित करती है। देखो बच्चों, कोयले के साथ कई बार सल्फर के कण उपस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न हो जाती है और ये वायु प्रदूषण का कारण बन जाती है। तो ये दो कारक अभी अपन ने देखे हैं वायु प्रदूषण के। पहला कारक है आपके घरेलू कार्यों में दहन और दूसरा है तापीय विद्युत ऊर्जा संयंत्रों से। दोनों का आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे तीसरा जो इसका कारक है उसकी चर्चा करते हैं। तीसरा जो कारक है बच्चों जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है वो है यातायात के ईंधनों के दहन से। तीसरा कारण है जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है वो है यातायात के साधनों के ईंधन के दहन से। यातायात के जो साधन होते हैं उन यातायात के साधनों में जो ईंधन प्रयुक्त होता है उस ईंधन के दहन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भी बच्चों वायु प्रदूषण होता है। साधारणतः जो यातायात के साधन होते हैं इन यातायात के साधनों के अंदर पेट्रोल, डीजल या फिर CNG गैस का उपयोग किया जाता है। ये जो पदार्थ होते हैं ये पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। सामान्यतः जो पेट्रोलियम क्रूड निकलता है उन्हीं से इन पदार्थों का निर्माण होता है।
ये जो ईंधन होता है उस ईंधन के जलने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप CO2 और अल्प मात्रा के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। कई बार जब साधन होते हैं, यातायात के साधन जो होते हैं, उनकी यदि कार्य क्षमता कम होती है, उसकी इंजन की क्षमता कम होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो ज़्यादा मात्रा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात धुएं का निर्माण करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो वायु प्रदूषण होता है वो और भी तेजी से होने लग जाता है। तो सामान्यतः ये देखने में आता है कि यातायात के साधनों से वायु प्रदूषण होता है, लेकिन यदि यातायात के साधनों का जो ईंधन है उसमें मिलावट होती है या फिर उसके इंजन की कार्य क्षमता कम होती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो वायु प्रदूषण होता है वो ज़्यादा मात्रा में होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ अपन सबसे पहले नोट करते हैं कि यातायात के साधन में जो ईंधन प्रयुक्त होते हैं उसके द्वारा वायु प्रदूषण होता है। यातायात के विभिन्न साधन, यातायात के विभिन्न साधन जैसे कार, स्कूटर, ट्रक, बस, मोटरसाइकिल आदि में प्रयुक्त ईंधन पेट्रोलियम होता है। आदि के अंदर जो ईंधन प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? पेट्रोलियम होता है, जो दहन के परिणाम स्वरूप, दहन के कारण CO2, SO2 व धुआं उत्पन्न करता है। यातायात के जो साधन होते हैं उससे अधिक मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है। सामान्यतः कार्बन होता है उस धुएं में, CO2 और सल्फर के भी ऑक्साइड उसके अंदर पाए जाते हैं। यदि पेट्रोलियम या डीजल के अंदर लेड जो सीसा है उसकी मात्रा भी पाई जाती है, तो उस स्थिति के अंदर लेड ऑक्साइड भी बन जाता है, जो वायु प्रदूषण का कारण बन जाता है। तो इस प्रकार आपके जो यातायात के साधन हैं, यातायात के साधन वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। अब नेक्स्ट 4 नंबर का अपन देखते हैं। जो यातायात के साधन हैं वो तो पर्यावरण को अर्थात वायु को प्रदूषित करते ही हैं, इसके साथ औद्योगिक कारखाने जो होते हैं उनके द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक कारखानों के द्वारा, औद्योगिक कारखानों के द्वारा, देखो बच्चों, औद्योगिक जो कारखाने होते हैं उन औद्योगिक कारखानों के अंदर जो भट्टियां प्रयुक्त होती हैं, जो चिमनियां होती हैं, उनमें धुआं और कई प्रकार की विषैली गैसें उत्पन्न हो जाती हैं। औद्योगिक कारखानों की चिमनियां और भट्टियों के अंदर कई प्रकार की जो विषैली और जो हानिकारक गैसें होती हैं वो उत्पन्न होती हैं। ये कारखाने दिन रात लगातार उत्पादन करते रहते हैं, इसलिए ये इनसे कई प्रकार के विषैले पदार्थ जो होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, आदि कई मात्रा में या अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जो वायु प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि इन कारखानों से भट्टियों एवं चिमनियों में दहन के कारण कई विषैली व हानिकारक गैसें उत्पन्न हो जाती हैं। कई प्रकार की विषैली और कई प्रकार की जो हानिकारक गैसें होती हैं वो इन औद्योगिक कारखानों के द्वारा उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे CO2, NO2, SO2 आदि गैसें
जो होती हैं ये आदि गैसें इन कारखानों की औद्योगिक जो इकाइयां हैं उन इकाइयों से उत्पन्न होती हैं। और ये जो कारखाने होते हैं वो लगातार चलते रहते हैं, कई अधिक इनका उत्पादन होता रहता है इनसे कई पदार्थों का, जिसके कारण इनके जो इन गैसों के उत्सर्जन की जो दर होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है और जो वायु प्रदूषण होता है वो अधिक मात्रा में इन औद्योगिक इकाइयों के द्वारा देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आगे का वायु प्रदूषण का कारण है उसके बारे में अपन देखें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन 5वां कारण देखते हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट जो कारण है बच्चों जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है वो है विलायकों के प्रयोग से। विभिन्न प्रकार के जो विलायक होते हैं ये वाष्पशील होते हैं और ये जो विलायक होते हैं ये वायु प्रदूषण का काम करते हैं। तो अगला अपना जो टॉपिक है वो है विलायकों के कारण। विलायकों के कारण बच्चों वायु प्रदूषण होता है। विलायक जो होते हैं ये वाष्पशील होते हैं और वाष्पशील होने के कारण इसके जो सूक्ष्म कण होते हैं ये वायुमंडल में फैल जाते हैं और वायुमंडल में फैलने के कारण जो वायु होती है वो प्रदूषित हो जाती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के जो विलायक होते हैं ये भी वायु प्रदूषण का कारण बन जाते हैं। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि ये विलायक वाष्पशील होते हैं। विभिन्न विलायक वाष्पशील होते हैं जो वायु में मिल जाते हैं। देखो बच्चों ये जो विलायक होते हैं ये विलायक वाष्पशील होते हैं और ये जो विलायक होते हैं ये क्या होते हैं किस में मिल जाते हैं, ये विलायक आपके वायु के अंदर मिल जाते हैं। वायु में मिलकर ये वायु को प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये क्या करते हैं वायु प्रदूषण बढ़ाने का काम करते हैं। वायु में मिलकर ये वायु प्रदूषण को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट जो कारण है जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है वो है कृषि कार्य। कृषि कार्य के कारण भी बच्चों वायु प्रदूषण होता है। सामान्यतः कृषि कार्यों के अंदर आजकल विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के कीटनाशक जो पेस्टिसाइड्स हैं वो उपयोग में लेने लगे हैं। इसी प्रकार से कई प्रकार के जो रासायनिक उर्वरक हैं वो उपयोग में आने लग गए हैं। ये पेस्टिसाइड्स और रासायनिक उर्वरक जो होते हैं ये क्या होते हैं कई बार विभिन्न प्रकार की जो गैसें उत्पन्न करते हैं। ये गैसें वायुमंडल में फैल जाती हैं और वायु को प्रदूषित करने का काम करती हैं। सामान्यतः जो कार्बनिक फास्फेट होते हैं, क्लोरीन युक्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं और सीसा जो होता है, पारा होता है, ये कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं जो पेस्टिसाइड्स या रासायनिक उर्वरकों में प्रयुक्त होते हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण हो जाता है। तो इसके निस्तारण के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कार्बनिक खाद और जैविक कीटनाशकों का उपयोग हमें कृषि कार्यों में अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक, विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक एवं पेस्टिसाइड कई हानिकारक व विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जो वायु
प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। देखो बच्चों, ये कई प्रकार के रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड होते हैं, वो हानिकारक होते हैं, विषैले होते हैं, जिसके कारण सामान्यतः जो वातावरण होता है उस वातावरण को दूषित कर देते हैं। इससे कार्बनिक फास्फेट और ये जो कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले जो पेस्टिसाइड्स और उर्वरक होते हैं उनसे आपके कार्बनिक फास्फेट और उसी के साथ क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होते हैं। इनसे कार्बनिक फास्फेट, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन एवं पारा एवं सीसा उत्पन्न होता है। पारा एवं सीसा उत्पन्न होता है जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। देखो बच्चों, ये जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं या फिर कार्बनिक फास्फेट है, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन है, सीसा, पारा, ये जो भी पदार्थ हैं ये वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं अन्य कारकों के बारे में जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा बच्चों अन्य कारक है, वो है आपके अन्य स्रोत। अन्य कई प्रकार के स्रोत हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। ये अन्य स्रोत कौन कौन से हैं इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो देखो, गलियों, शहरों, घरों, कस्बों, गांवों आदि के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो या तो खुले में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण उसके जैविक अपघटन की प्रक्रिया होती है, जिससे कई प्रकार की दुर्गंध युक्त गैसें उत्पन्न होती हैं, या फिर इस कूड़े करकट को अर्थात जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको जला दिया जाता है। जलाने के परिणाम स्वरूप कई प्रकार की हानिकारक कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो शादी समारोह होते हैं, धार्मिक और राजनीतिक जो कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के दौरान भी विभिन्न प्रकार के जो उत्सव होते हैं उन्हें विभिन्न प्रकार के जो फटाके जलाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो डेकोरेशन किया जाता है, उसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की विषैली गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो अन्य स्रोतों की हम यहाँ बात करें तो अपना 7वें नंबर का जो कारक है वो है अन्य स्रोत। अन्य स्रोतों की यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि घरों, शहरों, कस्बों आदि में उत्पन्न घरेलू कूड़ा करकट को बाहर सड़क पर ढाल दिया जाता है। सामान्यतः इन्हें बाहर सड़क पर ढाल दिया जाता है, जिनके जैविक अपघटन से, जैविक कचरे के अपघटन से कई दुर्गंध युक्त गैसें उत्पन्न होती है।
देखो बच्चों, जैविक कचरा जो होता है उसका अपघटन हो जाता है और उसके अपघटन के दौरान कई प्रकार की जो दुर्गंध युक्त गैसें उत्पन्न होती हैं, उससे वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो अजैविक कचरा होता है उसको जला दिया जाता है। अजैविक कचरे के जलाने से CO2, NO2 व SO2 गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायु को प्रदूषित करती है। देखो बच्चों, जैविक कचरे से दुर्गंध युक्त गैसें उत्पन्न होती है। अजैविक कचरे के दहन से CO2, NO2, SO2 गैसें उत्पन्न होती हैं। ये गैसें क्या करती हैं? वायु को प्रदूषित करती हैं। अम्ल वर्षा भी इन्हीं गैसों के कारण होती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों, शादी विवाह आदि में डेकोरेशन व पटाखों के प्रयोग से वायु प्रदूषण होता है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह के कार्यक्रम होते हैं। इनके अंदर सामान्यतः आपके पटाखे जलाए जाते हैं। डेकोरेशन के लिए कई प्रकार की लाइटें प्रयुक्त होती हैं। उस दौरान सामान्यतः कई प्रकार के जो हानिकारक विषैले पदार्थ होते हैं, गैसें होती हैं, वो उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण हो जाता है। तो ये कुछ कारक हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण हो जाता है। इन कारकों के बारे में आपको अच्छे से समझना है, याद करना है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण जो होता है उसका प्रभाव किन किन लोगों पे पड़ता है, जंतुओं पे किस प्रकार से पड़ता है, वनस्पतियों पे किस प्रकार से पड़ता है, जल कैसे प्रभावित होता है और मनुष्य जो है वो किस प्रकार से जल वायु प्रदूषण के द्वारा प्रभावित होता है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।